नहीं समझे बात? तो इसीलिए बोलता हूँ टीचर की कॉपी पढ़िए, क्योंकि टीचर कॉपी में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बातें ही वो लिखवाने की कोशिश करता है, या फिर अंडरलाइन करवा तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये फ़ायदा होता है। तो उस कॉपी को रोज़ पढ़ते रहिए। और जब लाभ रात में लाइव हैं तो उसको भी बोला ही हूँ कि 8 बजे आइए लाइव क्लास की अलग कॉपी बनाइए। रात में जो लाइव क्लास आता है ना डिस्कशन, उसको देखिए। मिशन 50 IAS पे अब आएगा, रंजीत सर वाले चैनल पे अब लगातार नहीं आएगा, उस पर भी वीडियो आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो होगा तो हम भी आ सकते हैं, सर भी आ सकते हैं। लेकिन सिंपली जो डेली का लाइव क्लास हम लोग का चल रहा है वो आएगा मिशन 50 IAS, मिशन 50 डाल दीजिएगा और IAS, येलो कलर का आता है लोगो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रात 8 बजे टॉपिक ये सब नहीं रहता, मतलब मिसलेनियस MCQ रहता है, जिसमें हिस्ट्री भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है, पॉलिटी भी रहता है, इकोनॉमी भी रहता है, साइंस टेक भी रहता है, सब रहता है, ठीक है। मतलब एकदम इसी टॉपिक से नहीं होता, मिसलेनियस पूरा डिस्कशन करवाते हैं उसका डिटेल में। और कोई डाउट हो तब तो लाइव रुक गया है, बताइए। और कोई डाउट आपका अपना हो तो पूछिए कि पढ़ाई के संबंध में। आप लोग को एक मटेरियल मिलेगा ज्योग्राफी का, मिला है PT का ज्योग्राफी का मटेरियल, ज्योग्राफी का प्रीलिम का मटेरियल मिलेगा आपको। वो मटेरियल में सब कुछ दिया हुआ है ना। तो मटेरियल आपको मिलेगा। पूछता हूँ कि कब मिलेगा, मैं पूछ लूँगा तभी पूछिएगा ना कि बोलिएगा सरानी सर बोले हैं कि मटेरियल भी है, हमको तुरंत दीजिए, वो वाला बात फिर हम फंस जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे पूछ लेंगे पहले कि इन लोगों को मटेरियल कब देना है, क्या देना है या नहीं देना है, पूछेंगे जाके हम। वो मिलेगा ही, मुझे लगता है मिलेगा, जेरोक्स अभी हुआ नहीं होगा, ठीक है। हम दे देंगे पूरा जेरोक्स किया हो कॉपी किताब। आइए आइए, हो गया ना, चलिए थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मिट्टी, भारत की मिट्टी। देखिए भारत की मिट्टी को बांटने का प्रयास आज़ादी से पहले भी कई बार किया जा चुका है। भारत की मिट्टी को बांटने का प्रयास आज़ादी से पहले भी किया गया और कई बार बांटा गया है। भारत के भी ज्योग्राफर ने भारत की मिट्टी को बांटा, रूस के भूगोलवेताओं ने भी भारत की मिट्टी को बांटा। यानी भारत की मिट्टी पर और भारत की जलवायु पर सबसे ज़्यादा कार्य जिसने किया है वो कार्य किया है रूस के भूगोलवेताओं ने। रशियन ज्योग्राफर ने सबसे ज़्यादा वर्क भारत की मिट्टी और भारत के जलवायु, क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ इंडिया जो है उस पर सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया, रूस के भूगोलवेताओं ने ज़्यादा काम किया है। कुछ भूगोलवेताओं ने भारत की मिट्टी को 200 प्रकार में बांटा। देर आर 200 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। अब 200 प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे आप तो सोचिए कि आपका दिमाग कहाँ चला जाएगा। नहीं, कोस कोस पर पानी, सवा कोस पर बानी और 3 कोस पर मिट्टी बदल जाता है। अब 3 कोस पर मिट्टी बदलेगा, 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर। अब 9 कोस किलोमीटर पर मिट्टी बदलेगा तो पता नहीं 400-500 प्रकार की मिट्टी हो जाएगा। और देखेंगे पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर कोई और मिट्टी है, चले गए उधर करबिगहिया तरफ तो कुछ और मिट्टी है, बैरिया बस स्टैंड में कोई और मिट्टी है, आउटर बाईपास जो बन रहा है कुछ और मिट्टी है। लेकिन अगर देखा जाए पूरे बिहार को तो जलोढ़ मिट्टी में आता है। पूरे बिहार किस में आता है, एलुवियल सॉइल में आता है, पानी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें मिट्टी भी है और बालू भी है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी मैक्सिमम दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं भाई, जलोढ़ मिट्टी में क्या है, पानी तो हमको भी चाहिए था वहाँ है पानी, अजय पहुँचा दो भाई, पकड़ाइए, दे देते हैं पीने के बाद, भरोसा नहीं ख़त्म हो जाएगा तब। गर्मी में देखिए पानी अमृत हो जाएगा। हेडिंग डाल दीजिए भारत की मिट्टी। लीजिए, देखिए भारत की जो मिट्टी है उसको बांटने के कई विद्वानों ने प्रयास किए।
किसी ने 60 प्रकार की मिट्टी बांटा, तो इतना प्रकार की मिट्टी पढ़ना पॉसिबल तो है नहीं। तो जब आज़ादी मिली, इधर बढ़ा दीजिए, एकदम पीछे मत बढ़ाइए, आगे ही बढ़ा दीजिए, उसको पीना तो ले लीजिए, दीजिए उनको, और फिर बच जाए तो इधर कर बढ़ा दीजिएगा, बचेगा तो और आ जाएगा, पी लो। इतना आदर्शवादी भी आइडियोलॉजी फॉलो करना जरूरी है, पर ऐसी आइडियोलॉजी मत फॉलो कीजिए कि शरीर को बहुत तकलीफ हो जाए। नहीं, भगवान राम वाला आदर्श नहीं, भरत वाला आदर्श नहीं। अगर भरत वाला आदर्श रहा तो बताता भाई सब हड़प के भाग गया। भरत वाला आदर्श तो आदमी तब न दिखाएगा जब सामने राम हो। नहीं, सामने राम हो तो आदर्श दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो पता चला कि राम बना हुआ है, और जैसे ही उसको भरत वाला काम किया सब रावण बनकर लेके चला गया सब। आगे बढ़ा दीजिए, दे दो आगे जी। आरती पाल, क्या नाम है? आरती पाल, अनीता पाल, पीना है, पी लो पी लो पी लो, ठीक है, समझ गया बात। तो भारत की मिट्टी को आज़ादी के बाद बांटने की कोशिश हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण, सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो संगठन हैं। भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली के हौज खास में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हेडक्वार्टर राजेंद्र नगर करोल बाग दिल्ली में है। दोनों का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। आज़ादी के बाद इन दोनों डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी मिला कि भारत की मिट्टी को आप बांटिए, मतलब इस तरीके से बांटिए कि ज़्यादा संख्या में मिट्टी का टाइप ना बने। तो इन दोनों को मिला जिम्मेवारी, ICAR और SSI दोनों को जिम्मेवारी दी गई कि भारत की मिट्टी को आप बांटिए। और उन दोनों ने मिलकर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यहाँ नाम लिखा है, खाली भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। इन दोनों ने मिलकर भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ICAR एंड SSI। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी हैं? 8 प्रकार की मिट्टी है। किसने बांटा? अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सॉयल सर्वे ऑफ इंडिया। एकदम क्लियर है ना? जब पहले बांटा जा रहा था तो कितने प्रकार में? 200 प्रकार, 60 प्रकार, इतने प्रकारों में याद करना या स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। सामने दिया है जलोढ़ मिट्टी, अंग्रेजी में भी इधर लिखा है एलुवियल सॉयल, काली मिट्टी ब्लैक सॉयल, इसी को हम लोग रेगूर सॉयल भी कहते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रीजन में काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने डेक्कन लावा प्लेट्यू पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डेक्कन लावा प्लेट्यू को ही डेक्कन ट्रैप के अपर्दन से या इरोजन से ही क्या बना है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ बना है? डेक्कन ट्रैप पर मिलता है। डेक्कन सुना होगा नाम, डेक्कन चार्जर, डेक्कन हेराल्ड, एक न्यूज़पेपर था ना डेक्कन हेराल्ड, एक क्रिकेट की टीम भी थी डेक्कन चार्जर, जिसको IPL में बैन कर दिया गया था। बाद में उसकी टीम का नाम ही बदल दिया है ना, सनराइजर हैदराबाद कर दिया। हाँ, उसको कर दिया। कभी कभी देखिए ये सब भी GK बनता है एग्जाम में, IPL की टीम से नहीं, IPL हो रहा है ना, और जो IPL जीतेगा टाइटल उसका भी, अब महिलाओं वाला टाइटल किसने जीता आपको अभी कौन जीता है? मुंबई इंडियन। वैसे पुरुष वाला में भी जाता तो वही जीतता रहता है ना, पैसा वाला पार्टी है ना वो। अब जितना बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, बॉलर तो सबसे टॉप बॉलर आएगा टीम में, बैट्समैन सबसे टॉप बैट्समैन है, पैसा है, जितना मांगो हम देंगे, पर हमारा टीम जीतना चाहिए। फिर भी चेन्नई सुपर किंग जीत गया, कभी कभी कोई और जीत गया है ना, सब जीत जाता। गुजरात टाइटन जीत गया नहीं, हार्दिक पांड्या वाला टीम, पहले तो उसी की टीम में थे ना। तो पांड्या जी इधर आ गए तो बोले ठीक है देखते हैं मैडम कौन जीत पाता है। नीता अंबानी कौन है? नीता अनीता नहीं, नीता अंबानी है ना। तो कोई बात नहीं। तो डेक्कन मतलब होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको हम डेक्कन कहते हैं। तो डेक्कन लावा प्लेट्यू पर जो मिट्टी मिलता है उसको बोलते हैं काली मिट्टी, उसी को रेगूर सॉयल बोलते हैं। उसके बाद लाल मिट्टी, रेड सॉयल, लेटेराइट मिट्टी, इसको लेटेराइट हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन लेटेराइट जो है ना, लेटेराइट मिट्टी जिसको आप देख रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मखराला मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं? मखराला, मैं लिखवा दूंगा, मखराला मिट्टी हिंदी में बोलते हैं। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपीएससी, वो मखराले दे देता है हिंदी में, हालांकि हिंदी में लेटराइट भी यूज होता है। मखराला मिट्टी, लेटराइट मिट्टी एक्चुअली ज़्यादातर केरल में मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी एंड डेजर्ट सॉइल खासकर राजस्थान में मिलेगा, गुजरात के कच्छ के रण में मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। उसमें पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी, यानी पर्वत भारत में जितने भी माउंटेन हैं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, उन सब में क्या मिलेगा? पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। उसके बाद लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा और चूने की मात्रा ज़्यादा है। ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा, सॉल्ट और लाइम, चूना और नमक जिसमें ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं लवणीय मिट्टी या क्या बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी। हम ये सब पढ़ाएंगे अलग से, आपको टेंशन लेना है। ये मिट्टी एक्चुअल में भारत में बहुत कम था, लेकिन हरित क्रांति के आने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा हुआ। वजह था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री में बिजली और फ्री में पानी दिया गया। तो जानते हैं इंडिया के लोगों को जो चीज़ फ्री में मिलता है उसको पाकिस्तान की संपत्ति समझ के यूज करते हैं। नहीं, फ्री में मिल गया, हमको नहीं लग रहा कि मोदी जी ज़मीन बेच के तो दिए नहीं है, या नीतीश कुमार ज़मीन बेच के तो दिए नहीं है, केजरीवाल फ्री में बिजली ज़मीन बेच के तो दे नहीं रहा है, हमारे टैक्स के पैसा से काम कर रहा है वो। ये बात तय है ना। अब फिर भी हम समझते हैं फ्री मिला है। फ्री सुनते ही, अगर मुझे लाइट बुझा के सोने का मन है, फ्री बिजली जैसी सुने, हमने क्या बोला? तुरंत नरेट कर दिया कि जब तक भेपर नहीं आंख पे जलता हमको नींदे नहीं आता है, पूरा यूज करो फ्री। कहने का मतलब यह कि इतना मिला, पानी भी फ्री में मिला, बिजली फ्री में मिली ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, कि खेत में जितना पानी देना चाहिए था उससे ज़्यादा पानी किसान खेत में डाल दिया। एक्स्ट्रा पानी, जितना कैपेसिटी था मिट्टी का वो तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी, एक्स्ट्रा पानी रिस करके नीचे चला गया। और जब एक्स्ट्रा पानी नीचे रिस करके चला गया तो नीचे का चूना और नमक को घुला लिया। और जैसे ही धूप पड़ा उस मिट्टी पर, जैसे ही धूप पड़ा, नीचे वाला पानी जो अंदर चला गया था वो वेपर बन के ऊपर आने लगा। जैसे ही वेपर बन के ऊपर आने लगा, वहाँ फिजिक्स का एक रूल काम कर गया जिसका नाम था कैपिलरी एक्शन। क्या काम कर गया? कैपिलरी एक्शन। उसके थ्रू नीचे का चूना और नमक भी मिट्टी से बाहर आ गया। जब मिट्टी में एक लिमिट में चूना हो तो मिट्टी उपजाऊ होती है, एक लिमिट से ज़्यादा चूना हो जाए तो मिट्टी बंजर हो जाती है। तो क्या हो गई? जो बन गई, इसी मिट्टी को एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल बंजर होती है, इसमें घास भी नहीं होता। यानी हाँ बोलो, हाँ वही तो बोल रहे थे हम आपको, पहले से हम इस बात को बोल रहे थे कि दिक्कत है तो जाओ, कभी तबीयत खराब लगे तो जबरन नहीं करना है ना, आपको आराम कर लेना है, उसके बाद ही आना है, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो। और मैंने कई दफ़ा देखा भी है ऐसा कंडीशन, क्लासे में देख लिया 2 बार कंडीशन, एक बार लखनऊ में, एक बार पटना में। लखनऊ में क्या हुआ, सुबह सुबह पढ़ा रहे थे और हमारे यहाँ उसमें नियम था कि आगे के जितना बेंच उस पर गर्ल्स बैठेगी, बाकी बच गया उस पर बॉयज़ बैठेंगे। तो आगे की लड़की बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी बिना बताए, निकलो तुम निकलो, जाओ, अब तुम कहानी सुन के आ जाओगी, तुम तो वही कहानी का हिस्सा बन जाओगे, फिर चले जाओ। कहने का मतलब है कि तो उसको जो है अच्छे जोर से रोने लगी। हम पूछे भी क्या हुआ, बताओ, बताइए तो रही है। तो बगल की लड़की थी, उसको तुम पूछो जी, कहीं तुमको बता दे। तो बताई कि उसका जो कमर से नीचे का जो हिस्सा था ना, बिल्कुल मतलब काम ही नहीं कर रहा था, मतलब सून हो गया था। वो लकवा जो है फॉलिस यानी पैरालाइज होने का संकेत था। तो उसको तुरंत बुलाए, जो रहता था पानी में पिला, पैरामाउंट बड़ी कोचिंग थी तो सब रखते सब लाए उसको, फिर गाड़ी में लोड करके ले गए। उसको बोला, डॉक्टर बोला कि 1 घंटा लेट होता ना तो पूरा पैरालाइज हो जाती नीचे से, बच गई। न्यूरोबिन का इंजेक्शन लगा तुरंत ठीक हो गई। फिर वो बोले कि ये सब चीज़ होता है, तो कभी भी कुछ ऐसा हो तो बोलना है, ये ना कि अब अंदर झेल रहे हैं, पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं रहे, वो नहीं, बताना है, क्योंकि बाद में पूरा जीवन आपको झेलना है। नहीं बताएंगे तो लोग जानेगा कैसे, ले कैसे जाएगा, कहीं भी दिखवाना हो कैसे जाएगा आदमी। और वैसा बीमारी लगे तो घर से ही बताइए, जो खराब थोड़ा लग रहा है ऐसा सिचुएशन कि भाई कुछ दिक्कत है तो फ़ोन कर लीजिए कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, एक दिन का लाइव एक्सेस हमको देने का कृपया कष्ट करें। रिकॉर्ड फॉर्म में होता है, अगर नहीं उस दिन बोल पाए तो अगले दिन बोल दीजिए, कल वाला लाइव एक्सेस हमको दे दीजिए जी, एप्लीकेशन दे दीजिए कि देखिए मैं बीमार था, है ना।
इसलिए पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, इरिटेट होकर नहीं पढ़ना है, एकदम चिंगम रखे रहना है, चबाते रहना है, पढ़ते रहना है। फिर मूंगफली रखना है, भुना हुआ रखेंगे तो तुरंत गायब कर देंगे आप, वो जल्दी गायब हो जाता है। और चाहिए आपको डिमांड, कच्चा रखिए, एक खाइए कच्ची मूंगफली, कच्चा बादाम, गाना सुने थे ना एक, तो भैया कच्चा बादाम, भाजा बादाम भाजा बादाम नहीं, कच्चा बादाम खाइए, खाइए एक, इससे नींद नहीं आता, आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। अब एकदम से लोभी टाइप के व्यक्ति है तो उधर ही कंसंट्रेशन बना रहेगा। हाँ, तो धीरे धीरे अभ्यास करना है। समझ गए बात? अल्कलाइन सॉइल समझ गए कैसे बना? मैंने एक्सेस इरिगेशन कर दिया, इस वजह से बना। पीट या जैविक मिट्टी, ये एक्चुअली समुद्र के किनारे मिलता है, इसे ज्वारीय मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को टाइड सॉइल भी कहते हैं, ज्वारीय मिट्टी। पीट मिट्टी, जैविक मिट्टी या ज्वारीय मिट्टी। जैविक मिट्टी इसलिए कहा गया कि इसमें जीव जंतुओं का अवशेष ज़्यादा होता है। जो मिट्टी समुद्र के किनारे मिलेगी उस मिट्टी में जाहिर सी बात है कि जीव जंतु का अवशेष मिलेगा, कई मछलियाँ होंगी और भी कई जीव जंतु होंगे जो हर सड़ गल करके मिट्टी में मिल गए होंगे, होगा ना भाई। जब मिट्टी में जीव जंतुओं का अवशेष ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। जीव जंतु का अवशेष को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। जीवांश या जीवाश्म बोलते हैं। तो इसमें मिट्टी में, चूँकि समुद्र के किनारे इसलिए इसमें जीवांश की मात्रा अधिक है। क्लियर है? चूँकि समुद्र के किनारे की मिट्टी है तो इसमें नमक की मात्रा भी आपको मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। NPK सुना है ना, एक खाद होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसकी नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम, इसकी कमी होती है। हालांकि नाइट्रोजन, सुन लो, हालांकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम भारत की अधिकांश मिट्टी में ही कमी पाया जाता है। भारत की अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पोटेशियम, फॉस्फोरस तो मिल ही जाता है फिर भी, लेकिन नाइट्रोजन तो भारत के सब मिट्टी में कम पाया जाता है। नाइट्रोजन तो भारत की सभी मिट्टी में कम मिलता है। इसीलिए भारत के जितना किसान है, चाहे वो कश्मीर से चले आओ, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कन्याकुमारी तक चले जाओ, इधर सिलचर तक, इधर चले जाओ आप, वहाँ से क्या नाम है, गुजरात से लेके असम, अरुणाचल तक, आपको कोई भी किसान के घर में आप जाइए, आपको कोई खाद मिले या ना मिले, यूरिया जरूर मिलेगा। यूरिया क्यों मिलेगा? क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अब भारत की कोई मिट्टी ऐसी नहीं है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, सब मिट्टी में नाइट्रोजन इंडिया में कम है। सारी की सारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, और ह्यूमस भी लगभग 1-2 मिट्टी में ही ज़्यादा मिलता है, बाकी सारी मिट्टी में ह्यूमस की कमी मिलती है और नाइट्रोजन कमी। तो इसीलिए जो किसान होते हैं अपने खेत में यूरिया डालते हैं ताकि जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूर्ति हो जाए। यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? 46%। यही क्लास में रहना है, क्लास में ही आप सभी को रहना है। बोले क्लास में ही तो हैं सर, आप बोलेंगे क्लास में होकर भी आप नहीं होते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि हम यहाँ हैं, चले गए स्टेशन पर, नहीं यहाँ है, चले गए गांव पर, छठ हो रहा था, याद आ गया, नहीं एक सेल्फी और लेना था लेकिन नहीं ले पाए। नहीं होता है ऐसा ना कि दिमाग चला जाता है कहीं और, यहाँ बैठे बैठे आप देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुन, लेकिन आपसे जब हम आँख मिलाते हैं ना तो नहीं मिल पाता, तो समझ जाते कि यहाँ पर हो। इतना पढ़ाते पढ़ाते ये सब एहसास हो गया हमको, पढ़ाते पढ़ाते हम बता देंगे कि आप हमें देख रहे हैं फिर भी आप मुझे नहीं देख रहे हैं, हम बता देंगे आपको, इतना अनुभव है मेरे पास। तो आप प्लीज़ यहीं रहें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को देखकर मुझे लगा कोई यहाँ पर नहीं है, कहीं चले गए थे। अब हम अब ये देख रहे हैं, अब सुभाष पे देख रहे हैं तो उधर सोच रहा है कि हम ही तो नहीं थे, उधर सूरज पे देख रहे तो कि नहीं हमारे पर तो देख रहे हैं सर, हम तो थे यहीं पर सर, आपके पूछिए जो पूछना है। नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था, क्या बोल रहा था कि मिट्टी, भारत की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है, इसीलिए कौन सा खाद डालते हैं? यूरिया। यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? 40। अब सब क्लास में हो गए इस समय, तो फिर आधा घंटा में सब निकलेगा यहाँ से। 40% नाइट्रोजन होता है। सुने होंगे NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं ना, कार्बन में पढ़े होंगे आप लोग, NH2CO NH2 के होल टू CO फॉर्मूला होता है। क्या पढ़ते हैं आप लोग? कुछ नहीं पढ़ते क्या? बैठ
ये क्या हो रहा है? कुछ लिख नहीं पाएंगे क्या हम? लॉक करना पड़ता है पहले, हम नहीं जानते थे इस बात को, हैं? अच्छा, पेन का कलर गलत ब्लैक चयनित है। अब ब्लैक पे ब्लैक कैसे चलेगा? अब चलेगा। NH2 के होल टू भी लिख सकते हैं CO, यही फार्मूला होता है। और बता दें कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है ना अकेले 46% होता है। और आपको ये भी बता दें हम कि यूरिया पहला ऐसा कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड मत बोलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, लेबोरेटरी में बनाया गया था। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था, बोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था? बोहलर। यूरिया का खोज किसने किया? बोहलर ने किया। बोला कि पहले से क्या यूरिया का, पहले से कार्बनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना? क्या तकलीफ था? तकलीफ ये था कि वो बहुत बड़े आदमी थे, महान आदमी, मन करता है कि वो अभी मिल जाते तो 2-4 फैट, 3 फैट, 5 फैट, 10 फैट मारते पटक के उनको। उनका नाम था बर्जिलियस, बहुत घटिया आदमी। उन्होंने कह दिया कि प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना पॉसिबल नहीं है, ये बाहरी शक्ति के प्रभाव से बनता है, नेचुरल पावर से बनता है। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत, बर्जिलियस। लीजिए, कार्बन का भविष्य धर्म नहीं, IS कोई नहीं बना सकता, ईश्वरीय कृपा से ही बनेंगे। तो ये तैयारी लोग छोड़ देगा। जब ईश्वरीय कृपा से बनना तो क्या जरूरत है पढ़ना, जिस दिन कृपा हो जाएगा बन जाएंगे। तो हुआ ना, घटिया आदमी थे कि नहीं थे? पूरा कार्बन के रिसर्चे बंद करा दिए। अरे महाराज जी बोलते कि हाँ अभी तक कार्बन बना है जैविक शक्ति के प्रभाव से, आगे रिसर्च किया जाए, कहीं बन जाए प्रयोगशाला, बन ही नहीं सकता है। इसलिए बोले पकड़ा जाए तो उनको पटक के पहले 2-3 मुक्का मारे हम, मार फैट एकदम, जब तक एकदम मार के एकदम कहड़ा दे, होता है ना, मार के एकदम। तो भैया वही बात है, इसी बहाने 2 को जीके जान गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूरिया सब में जरूरत है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं जो लिखा हुआ है। क्या हो गया आपको? ना भाई, इरेजर पर टिक करते ही ऐसे इरेजर आता है, समझे, तो अपने आप हो जाता है। अब यहाँ जाएंगे, लॉक खोल देंगे तो ऊपर बढ़ेगा। अच्छा बताइए, समझ में आ रहा है ना सबको? एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए। मैं भाग नहीं रहा हूँ। मिट्टी मतलब केवल मिट्टी पढ़ाऊंगा, इसके अलावा इसमें और भी चैप्टर नहीं घुसा दूंगा कि चलो जी मानसून थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा कृषि भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। भारत में 8 मिट्टी, उसका वर्णन नीचे दिया गया है आपको। मैंने जब मैदान पढ़ा रहा था, साथ साथ सब करते चलेंगे हम। जब मैदान आपको हम पढ़ा रहे थे, प्लेन ऑफ इंडिया, जो लोग को नहीं पढ़े उनको ही बता देता हूँ कि नदियों में जब बाढ़ आता है तो आप देखे होंगे कि बाढ़ के बाद आप नदी के किनारे जाइए तो आपको दिखेगा कि नई मिट्टी आके फैल गया है ना। बाढ़ के बाद नदी के किनारे बहुत भारी मात्रा में नई मिट्टी का जमाव हो जाता है। ऐसा देखा है आपने? सुना, देखा नहीं होगा तो सुना भी होगा कि बाढ़ में हमेशा नया मिट्टी आता है, बड़ी उपजाऊ होता है। ना देखें तो गंगा जी के किनारे चल जाइएगा बरसात से पहले, मई में चल जाइएगा और फिर जाइएगा सितंबर में, तो आपको लगेगा कि कुछ नया आ गया है जी। और नदी में पहले बाढ़ का पानी आता था, पर अब बाढ़ वहाँ नहीं आता। एक ज़माना था जब पहले बाढ़ आता था, लेकिन वो क्षेत्र अब ऊँचा हो गया जिससे वहाँ बाढ़ अब नहीं आता। तो हाँ, पहले बाढ़ वाला मिट्टी था, पर अब हर साल बाढ़ वाला मिट्टी नहीं आता। तो हर साल नहीं आएगा मिट्टी, पुरानी मिट्टी रहेगा तो धीरे धीरे मिट्टी क्या हो जाएगी? पुरानी। हालांकि वो भी मिट्टी पानी लाया है, जब पुरानी हो गई, एक ज़माना में लाया गया था। अब पानी जिस मिट्टी को लाती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलुवियल सॉइल, हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा लाया गया मिट्टी जलोढ़। कहाँ रखना है? जलोढ़, या उसी को बोलते हैं कांप मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? कांप मिट्टी। और उसी का एक और नाम क्या है? कछारी मिट्टी। वेरी गुड, वाह। ये तो क्लास में इसीलिए प्रेजेंस चाहिए। कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एक ही बात है, समझे। और अंग्रेजी में एक ही नाम है एलुवियल सॉइल। जब वो पुरानी हो जाए तो उसको बांगर कहते हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कुछ आप दूसरी दुनिया में जाने की कभी कभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती से आँख खोल के बैठे हैं। इनको पीछे पानी बढ़ाया जाए, भाई ये टॉनिक है, नींद ना आने का टॉनिक है। जाओ उसको बढ़ा दो जी, दे दो पड़ोसी को, सूरज को दे दो, 2 घूंट पियो, अपने आप ठीक हो जाएगा नींद। इस समय है, इस किसी को भी आ सकता है नींद। इस समय जो है ना, चावल खा के आइए ना, और थोड़ा सा दही पी लीजिए, मट्ठा या दही, तो फिर आप न सोएंगे, हो ही नहीं सकता है।
गर्मी में सोने का दवाई है दही। लैक्टिक एसिड ना आ जाता है मांसपेशियों में, लैक्टिक एसिड का जमाव, बहुत ज़्यादा काम आप करते हैं तो आपके मसल्स में किसका जमाव हो जाता है? लैक्टिक एसिड का। तो आप थकान महसूस करने लगते हैं। अब कुछ लोग मेहनत करके लैक्टिक एसिड का जमाव करवाते हैं और कुछ लोग दही पी के लैक्टिक एसिड का जमाव करवा लेते हैं। लैक्टिक एसिड चाहे दही पी के जमाव करवाइए चाहे मेहनत करके, थकान महसूस तो होगा ही, बिना काम किए भी थकान लाना है तो एक गिलास बढ़िया लस्सी प्योर दही का बनवा के दोपहर में पी लीजिए। फिर देखिए 3 घंटा कैसे आप बेड पर गिरते हैं गहरी निद्रा में, है ना, जैसा है ना। इसलिए दिन में दही पढ़ना है तो दही मत पीना है। तो भैया मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जब पुरानी मिट्टी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बांगर, और जो नई मिट्टी उसको बोलते हैं खादर। तो जलोढ़ मिट्टी को सामान्यतः हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। और बता दें कि मिट्टी जितनी पुरानी होगी मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होती चली जाती है, और मिट्टी जितनी ही नई होती है उतना ही कम उपजाऊ होती है। नई मिट्टी तो उपजाऊ होता है लेकिन 1 साल के लिए, एक फसल लीजिए खत्म हो गया बंजर। लेकिन पुरानी मिट्टी धीरे धीरे अपनी उपजाऊपन को कंज्यूम करने लगती है और धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। परमानेंट उपजाऊ की बात करें, परमानेंट उपजाऊ की यदि बात आप करें तो बांगर सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन एक ईयर की बात करें तो खादर ज़्यादा उपजाऊ है। क्लियर है इतना तक बात? एक फसल के लिए खादर उपजाऊ, बस दूसरा फसल 1 साल के लिए मत बोलिए, कोई एक फसल के लिए उपजाऊ है, इसके अलावा नहीं। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग बांट दिया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी को बांगर, जहाँ बाढ़ नहीं आता वहाँ क्या बनेगा? बांगर, और जहाँ बाढ़ आता है उसको क्या बोलते हैं? खादर। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के लगभग 40% हिस्सों पर है, यानी पूरा भारत का जो 100% एरिया है उसका 40% में अकेले क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि भारत नदियों का देश है, और जहाँ नदी होगा आसपास में हर जगह जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। दक्षिण भारत में भी मिल सकता है, और उत्तर भारत तो खैर पूरा नदी से बना हुआ ही है। इसके अलावा यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, बता ही दिया, जो भारत के मैदानी भागों तथा तटीय भागों में पाई जाती है। भारत के प्लेन एरिया और कोस्टल रीजन में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा मिल जाता है बराबर बराबर, अभी बोला हूँ चीका माने मिट्टी, जब मिट्टी और बालू दोनों बराबर बराबर मिल जाए तो उसी मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं, दोमट सॉइल। क्या बोलते हैं उसको? दोमट सॉइल बोलते हैं, अंग्रेजी में भी दोमट। दोमट किसको? दोमट, दो माने दो और मट माने मट, 2 तरह का मिट्टी मिल गया, एगो बालू वाला एगो मिट्टी प्योर मिट्टी वाला, दोनों मिल जाए तो उसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। रटने की क्या जरूरत है, रट्टा मारने का? दोमट, बाप क्या बोल दिया दोमट, कुछ नहीं, दोमट 2 गो मिट्टी मिले है तो दोमट। जब बालू के कणों और चीका की मात्रा बराबर और मिल जाए तो उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी ही उपजाऊ मानी जाती है, गलती टाइप है, ही उपजाऊ मानी जाती है। दोमट मिट्टी ही धान के लिए, यानी जलोढ़ मिट्टी ही धान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की क्या होती है? कमी। मैंने बोला ही हूँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो हर मिट्टी में लगभग कम ही मिलेगा। फास्फोरस और पोटेशियम तो मिल भी जाएगा, नाइट्रोजन तो सब में कम मिलता है। ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मतलब जीव जंतु का अवशेष, अभी मैंने बताया है। जब देखो 2 बातें होती हैं, यदि आप मिट्टी खोदिए नीचे से तो अंदर से हड्डी निकल गया, लकड़ी निकल गया, जो अंदर से निकल गया जीव जंतु का अवशेष उसी रूप में या कुछ फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीवाश्म। जीवाश्म अंग्रेजी में बोलते हैं फोसिल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोसिल। सुना होगा फोसिल फ्यूल, पेट्रोलियम। भाई पेट्रोलियम उसकी रूप बदला हुआ है, जो जीव था उसका रूप बदल गया। कोयला जो जीव था उसका रूप बदल गया। लेकिन ऐसा जीव जो सड़ गल करके मिट्टी बन जाए, खोदिए तो मिले ही नहीं कहाँ है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। जब सड़ गल के जीव क्या बन जाए? मिट्टी बन जाए, खोदिए तो न मिलेगा कहीं नहीं, मिट्टी हो गया वो, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। लेकिन जब अंदर में वैसे ही कुछ न कुछ रूप में मिल जाए, मिट्टी ना बने, तो उसको क्या बोलते हैं? जीवांश, ह्यूमस। उसको जीवाश्म बोलते, सॉरी फोसिल बोलते हैं। जब मिल जाए तो फोसिल और ना मिले तो ह्यूमस। क्लियर है? तो इसमें ह्यूमस की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, नाइट्रोजन कमी है, लेकिन अधिकता है पोटास और चूने की। आगे भी दिया हुआ है, अधिकता किसकी है? पोटास और चूने की अधिकता है। क्लियर है? अब आ जाइए, सेम बात है, कहाँ मिलता है ज़्यादा? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे बना होता है। मुख्य फसल इसमें क्या उगाया जाता है? धान, गन्ना, गेहूं
धान मतलब पैडी, व्हीट, शुगर केन, पोटैटो, तिलहन मतलब ऑयल सीड, सब कुछ, सरसों भी आ जाता है, सूरजमुखी भी आ जाता है। दलहनी फसलें, दाल सब मतलब चना, अरहर, जो भी आप जानते हैं, मसूर, खेसारी, सब दलहनी फसलें सब होता है। क्लियर है इतना? इतना ही नहीं, जलोढ़ मिट्टी में और भी लोग धनिया भी उगा लेते हैं, मिर्चाई भी उगा लेते हैं, ककड़ी, खीरा भी उगा लेते हैं। भारत की जितना फसल है सब इस मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में, सब फसल जलोढ़ मिट्टी में होता है। तो फसलों की संख्या को देखते हुए जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। तो अलग से एक लाइन लिख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, हेडिंग डाल दीजिए। समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छा लग रहा है ना? एकदम मजा लेके पढ़ना है। एकदम हम चाहते हैं कि आपका 80% नहीं बल्कि 90-95% ही याद हो जाए। तो लिखिए, जलोढ़ मिट्टी भारत की जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक, अंग्रेजी बोलेंगे, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट, कोई ऐसा लगे ना कि हम ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं, तो कर भी लेना चाहिए, हाँ है ना। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। यूपीएससी जो ट्रेंड फॉलो करती है ना, यूपीएससी का ट्रेंड ये है कि यूपीएससी में इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, इससे क्वेश्चन बना देती है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है और अधिकता है पोटास और चूने की, तो उससे क्वेश्चन बना देगा लाइन में, किसमें इसकी अधिकता हो, इसमें कमी होती, 4 लाइन बना देगा, बोलेगा कौन सही, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, इस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है। और आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी सबसे नई मिट्टी भी है। भारत में जितनी मिट्टी है उसके तुलना में इसका जो फॉर्मेशन है सबसे बाद में हुआ है। तो लिख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे नवीन मिट्टी भी है। लिखिए, एलुवियल सॉइल इज मोस्टली, या फिर एलुवियल सॉइल इज द न्यूएस्ट सॉइल ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल इज द न्यूएस्ट सॉइल ऑफ इंडिया। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे नवीन बना हुआ मिट्टी है। क्लियर है ना? लगातार बनिए रहा है। अब बाकी लिख दीजिए, जलोढ़ मिट्टी का दो पार्ट आप उसको लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी का 2 पार्ट आप लिख सकते हैं, बांगर और खादर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल सॉइल। पुरानी को बोलते हैं क्या? पुरानी को बोलते हैं बांगर और नई को बोलते हैं खादर। खादर आप इसको वहाँ लिख दीजिएगा। बीपीएससी 1 लाइनर कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, डायरेक्ट। 64वीं बीपीएससी का सवाल बताएं, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? अभी क्वेश्चन है था, हमका जाके 64वीं बीपीएससी का पेपर निकाल लेना, आज यूट्यूब पे, गूगल में होगा, डालना 64वीं बीपीएससी प्रीलिम क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ये क्वेश्चन था। अब बताओ ना, इसके लिए इतनी तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ा रहे हैं। ये यूपीएससी है, यूपीएससी जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं, बीपीएससी स्टैंडर्ड नहीं है। यूपीएससी 20 से ज़्यादा नहीं जाती। यदि आप मेंस में मिट्टी लिखना चाहते हैं, मिट्टी पर एक नोट्स, तो इतने लिखना है, बस उसको भाषा शैली दे देना है। क्लियर है? भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व, जहाँ मिट्टी बहुत अधिक महत्व रखती है। भारत में मिट्टी को बांटने का कई विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण ने इसे 8 भागों में बांटा है, जो निम्नलिखित है। ये हो गया परिचय, बना देंगे, एक मैप डाल देंगे, फिर जलोढ़ मिट्टी विशेषताओं के साथ, आंसर हो गया। वो समझ आ रहा है बात ना? क्लियर है ना? कभी कभी ये भी पूछा कि मिट्टी का सामान्य परिचय दीजिए और ब्लैक सॉइल को विशेष रूप से बताइए। कभी कभी यही पूछा है, ब्लैक सॉइल को स्पेशल पूछ लिया है। क्लियर है? तब तो कर लेंगे, मेंस का भी आइडिया आपको मिल रहा है कैसे लिखना है, दोनों करके आप दिखाएंगे हमें। सबका परिचय देने के बाद ब्लैक सॉइल को विशेष फोकस करेंगे, डिटेल में उसको लिखेंगे, उसके बारे में कैसे बना, कब बना, पूरा डिटेल, कौन सी फसल उगाई जाती, क्या कमी, क्या अधिकता है ना। क्लियर? तो हो गया आपका ये, क्या लेने रहा है? अब इसको लॉक खोलिए पहले, तब आगे बढ़िएगा। हो गया तो करवा ही दिया, पोटास चूना की अधिकता होती है, और कमी तो बता ही दिया पहले ही, रिपीटेड है।
काली मिट्टी है भाई, ब्लैक सॉइल, ये लिख दिया 2 पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें लिखा हुआ है। सुना कि पिछला पीडीएफ आपको नहीं मिला था, ऐसा प्लेटिव वाला आपको चला जाएगा। अरे आज हमको जब निकलने लगेंगे ना हम, तो बोलना कि सर पहले जाके पीडीएफ भिजवाइएगा, तो याद रहेगा हमको। अरे बड़ी भुलक्कड़ हो गए हम, भूल जाते हैं। हाँ दिन भर में, हाँ वो दोनों आएगा, दिन भर में हमको कम से कम 50 ऑर्डर मिलता है, 50 लोग हमको अपना ऑर्डर मिलता है। हम सबको प्रॉमिस करते हैं कि आपका काम जरूर करेंगे, इंतज़ार करिए। और रात रात तक उसमें से हम करीब 40, 42, 45, 50 में से काम भुला जाते हैं। 4-5 लोगों को करते हैं, अब बाकी लोग मिलते हैं जब हमको उसके बाद 2-4-5 दिन बाद, तो आप नंबर का हाल हमको दे दिए थे कि आप काम ही नहीं करते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं। आप नंबर न देना चाहिए था आपको जब फ़ोन न उठाना था। तो क्या कहा जाए, अब मेरा फ़ोन है, इसको हम परमानेंट साइलेंट पे डाल दिए हैं। अभी आ रहा होगा, मुझे पता नहीं, किसी का भी आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं समझे बात। अब क्या करें, क्लास भी है, जिम्मेवारियां भी हैं, क्वेश्चन सेट करिए, रात को लाइव आना है, क्वेश्चन तो हमें को सेट करना पड़ेगा। फिर मटेरियल आपका जो बन रहा है उसको एक बार देख लें, गो थ्रू कि भैया ठीक है या कुछ और ऐड होगा। सुबह शाम क्लास है, लाइव है, रात को हम 10 बजे घर जाते हैं, पता आपको, 10 बजे नहीं, 10, साढ़े 10 में पहुँचते हैं घर हम। सुबह आ गए, 10, साढ़े 10 में पहुँचेंगे, खाना खाते खाते 11:30 होगा। अब अगले दिन पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो आप देखेंगे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तब ना बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन होगा आपका, और आप भी बेहतर करेंगे। तो भी करना है तो आपको या तो 1 बजे तक जगिए, नहीं तो सुबह जल्दी जगिए, नहीं तो फिर जो याद है वो पढ़ाइए जाके। कहने का हम लोग तो बैठकर पढ़ा रहे हैं लगातार, भूगोल हम 2009 से पढ़ा रहे हैं, तो इतना दिन का अभ्यास है, कोई दिक्कत नहीं जी, चलो। लेकिन जो अभी फैकल्टी लॉन्च हुई है, मान लीजिए कोई हम हैं, पहली बार हम आए पढ़ाने, तो दिक्कत है थोड़ी, तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिर तो ऐसे शेड्यूल में फिर भूल जाते हैं, और लड़का सोचता है कि भाई ये जानबूझ के, प्रधानमंत्री थोड़े ना है कि इनको बड़ी काम रहता होगा। व्यस्त रहे, काली मिट्टी हो गया, बस आप लोग भी कहते हो कभी मान लीजिए फ़ोन ना उठे तो ये नहीं कहना है कि बड़ा सर जानबूझ के ना उठा रहे हैं। हाँ अब देखिए ना, गार्जियन है, दीपक के गार्जियन हैं, दीपक जी के, वो हमको 5 बार कॉल कर चुके हैं 5 दिन में, एक को दिन न उठाए ना कॉल बैक किए हैं। अब याद आ गया देख के आपको, तब जाएंगे तब कॉल बैक करेंगे। 5 दिन से 5 को उनके गार्जियन कर रहे हैं, फिर भी हमने नहीं रिसीव किया, और रिसीव नहीं किया, देखा ही नहीं। जैसे जब देखा तो उस समय 4 काम मेरे पास पड़ा हुआ था, सोची काम कर लेते फिर कर लेंगे, और जब काम करते करते भुला के कि कर रहे हैं हम इग्नोर हम किसी को नहीं करते, काम हमको करवा देता है इग्नोर। आ गया ये काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में मैं बताया हूँ आपको। काली मिट्टी का निर्माण एकदम सुनिए, एकदम दिमाग से खाली करके सुनिए। काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रैप, अभी बताया डेक्कन का मतलब, डेक्कन एरिया मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं डेक्कन। तो डेक्कन जो है इलाका, महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला, उस क्षेत्र में को डेक्कन कहते हैं। वहाँ 16 डिग्री लैटिट्यूड के पास, बताया था मैंने, 16 डिग्री लैटिट्यूड के पास क्रिटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग लिखवाया था मैंने, लावा निकला था बहुत भारी मात्रा में। डेक्कन ट्रैप पर पूरा दरार पड़ गया था, नीचे से ज्वालामुखी फटने लगा था। किस युग में? उस समय इंसान इस धरती पर नहीं आया था, इंसान नाम का चीज़ यहाँ नहीं था, उस समय डायनासोर था। जब ज्वालामुखी फटा था ना, तो डायनासोर था और 3 आँख वाली छिपकली था। एक छिपकली मिलता था, इसका 2 आँख नहीं था, 3 आँख था, उसका नाम था स्फेनोडन। ऐसा मिल जाए सामने छिपकली तो वो बहुत बड़ा छिपकली होता था, पूरा एकदम उस टाइप का, पूरा एकदम उदबिलाव टाइप का होता था। ये तो बायोलॉजी वाले सर से पूछिएगा कि मक्खी को 3 आँख होता है कि मच्छर को 3 आँख होता है। हाँ तो भैया 3 आँख, उस समय की बात है। लावा फटा और चारों तरफ उस इलाके में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जिस लावा का विकास हो गया उसी को दक्कन ट्रैप कहते हैं। बन गया लावा का चट्टान, धीरे धीरे वो लावा घिसने लगा। एक समय होगा जब घिसेगा नदी से पानी से घिस करके, उसके घिसने से, कटने से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसी मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। क्लियर है? ब्लैक सॉइल कहते हैं। जाहिर सी बात है ये काली मिट्टी में ह्यूमस तो नहीं होगा, लावा में कहाँ से जीव आ जाएगा?
हाँ, कहाँ से जीव पैदा होगा, उसमें तो जीव, देखो रटना नहीं है, बात को समझना है। उसमें ह्यूमस की क्या होगी, कमी होगी, यहाँ लिखा होगा उसमें ह्यूमस की कमी होगी। देखिए अभाव की बात कर रहा है, किसकी कमी है, तो जीव जंतु के अवशेष के क्या है, कम, ये दिखाने के लिए मैं लाया है। बाकी नाइट्रोजन फास्फोरस तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि हर मिट्टी में कम रहेगा जी, तो कॉमन है, तकिया कलम लगा दीजिए सब में। बाकी इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और एक और जोड़ लीजिए मेरी तरफ से, लोहा और आयरन। हाँ, फेरस भी लिख दीजिए आप, आयरन। क्लियर है, इसकी क्या होती है, हाँ प्रचुरता लिख लीजिए, काली मिट्टी में प्रचुरता, प्लेंटी ऑफ, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे प्लेंटी ऑफ, हिंदी वाले लिखेंगे प्रचुरता। काली मिट्टी हेडिंग डाल दिए हैं, काली मिट्टी हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल के लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए, काली मिट्टी में प्रचुरता। प्रचुरता माने सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम से बना हुआ है पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन। क्लियर है। अभाव किसका होता है, नाइट्रोजन। अभाव मतलब लैक ऑफ, अभाव मतलब लैक ऑफ, लैक ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जीवाश्म मतलब ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है। ये दोनों बात यदि आप लिख लें तो हमको बताइए सर, लिख लिए इन दोनों बात, तो एक बात आप लिखिए, दोनों बात यदि लिख लिए तो एक बात लिखिए कि काली मिट्टी का रंग काला ये मैग्नीशियम और लोहा के कारण नहीं होता है। एल्युमिनियम से तो उजर हो जाएगा मिट्टी नहीं, एल्युमिनियम देखें आप लोग, एल्युमिनियम देखें, उसका रंग काला होता है ना कि पीला है, आप नहीं देखे हैं, फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ, जिससे पूछूंगा बताना एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है, काला, जिससे सब सुन लो, पूछेंगे वही बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। काला, पीला, लाल, हरा, आप बताइए। उजला होता है, उजला होता है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा आप बताइए, गलत बता रही है, इनका गलत उत्तर है, सिल्वर होता है। हम सिल्वर कलर कोई है, कलर का नाम है सिल्वर, आप उसका कलर वाइट बोलिए। चलिए हम इसका मतलब आप लोगों ने एल्युमिनियम देखा है ना, क्या सर। देखिए एक लड़का हमको मिला जो धान नहीं देखा था, सीधे चावल देखा था। क्या खाद, आप नहीं देखे थे? अच्छा न खाद नहीं, एक लड़का मिला था वो धान नहीं देखा है, वो खाद छोड़िए ना, खाद तो नहीं देख सके आदमी, चलो किसान तो खाद देखेगा, क्या आप खाद देखिएगा, लेकिन धान न देखा है, गेहूं न देखा है, ये आश्चर्यजनक बात है ना। तो बोला कि नहीं देखे, हम कहाँ नहीं देखा है, हम कौन धर्म से हो, तो बोला कि हिंद। तब याद दिलाते, हम किसी के शादी में गए हो, था गए हैं तो खाली खाते हो शादी में जाके, कुछ और देखते हो, तिलक उलक देखे हो, तिलक में धान बटाता है ना, धान बट्टी देखे हो होते हुए, तिलक में धान बटते देखे आप लोग, कौन कौन देखा है? तिलक का जो तिलकोत्सव होता है, तिलक चढ़ता है लड़के का, तो उसमें धान बांटा जाता है, ये किसी ने देखा है? ये खाली फोटो खिंचवाए हैं कि भैया के तिलक हो रहा है तो पूरा एकदम चमक के चल रहे हैं एकदम पूरा, क्या आज मेरे बड़े भैया का तिलक है जी, खाली फोटो खिंचवाना है। धनबट्टी, वही तो पूछ रहे हैं, देखे हैं ना? सुने हैं, कल तो अगली बार जिसके तिलक में जाइएगा पहले पूछते रहिए धनबट्टी कब होगा, थोड़ा हमको देखना है। देखो जो मैग्नीशियम, आयरन, सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, लिखो देखिए काली मिट्टी, अरे आयरन, जब आयरन है ना प्योर आयरन तो उसका रंग काला होता है। लिखिए क्या लिखे, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीज भी मिलता है किसमें, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों मिलता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काली मिट्टी का रंग काला मैग्नीशियम और आयरन के कारण होता है। हो गया, ये समझ में आ रहा है सबको ना? अब सुनिए, काली मिट्टी, अब मेरी बात सुन लो, कोई बात नहीं, तो एक आध बार गांव की विजिट कर लिया करिए, जब जाइए तो गांव में घरे में मत घुसल रह जाइए, निकल के जाइए थोड़ा खेत उत में,
धान के खेत में जाइए, गेहूं खेत में जाइए, एक आध रील बना लीजिए धान के खेत में जाके। खाली शहर में सब शॉपिंग मॉल में जाके रील बनाएंगे तो जाके अगली बार धान के खेत में रील बनाना है। हैं? खाद भी देखे हैं? ये बड़ा आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। देखना तो पड़ेगा, सबको देखना है। मैं तो कह रहा हूँ कि जाइए, कभी जाइए खेत में भी। नहीं अब मटर जो है घर पे खा रहे हैं, जाके मटर नोच के खाइए, अपने खेत में से खाइए, दूसरे खेत में क्या खाइएगा? अच्छा दूसरे खेत में से खा लेते थे। क्या करिए? अच्छा मैं बनाऊँ वहाँ जाके? आप लोग चलिए कोई बात नहीं, समझ गए बात। तो ये दोनों की कमी अधिकता हो गया। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी नंबर ऑफ क्रॉप के हिसाब से भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, तो उसमें सबसे उपजाऊ कौन है? काली मिट्टी। तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी, उसको सुनो, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। तो लिखो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, हिंदी बोल देंगे, रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अनुसार काली मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। लिख लिए, काली मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अनुसार काली मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। एकदम याद हो गया ना? लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछे नंबर ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग, और नहीं पूछे आपसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट पूछ ले कौन सबसे उपजाऊ, तब तो धर्म संकट में आप पड़ जाइएगा। जलोढ़ मिट्टी फिर आंसर होगा। यस, जलोढ़ मिट्टी। तो लिख लीजिए, मैंने दोनों हटा दिया जाए, पर हेक्टेयर लिखिए, बस दिमाग में रखिए, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी ना पूछे और ना नंबर ऑफ क्रॉप पूछे, बोले कैसी बताओ सबसे ज़्यादा उपजाऊ, तो जलोढ़ है आंसर होगा। फिर क्लियर है इतना बात? अब और बात जानिए, काली मिट्टी जो है उसमें पानी को बना के रख, दो तरह की बातें होती है, सुनो लिखने वालों, दो बातें होती है। एक बात होता है कि खूब पानी डालिए और सब पानी ऑब्जॉर्व कर लिया। एगो मिट्टी है कि पानी तो कमे ऑब्जॉर्व किया लेकिन ज़्यादा समय तक बना के रखा, उड़ने नहीं दिया। दो बात होगा ना। एक हुआ कि पैसा मेरे पास जितना आया सब पचा लिए, लेकिन उड़ाते भी टाइम सब पैसा उड़ भी गया। पैसा आया जेब में, सब सहित लिए, पैसा जितना आ रहा था टेबल के नीचे से रख लिए, लेकिन 10 दिन के बाद खोजिए 1 रुपया नहीं है। कहा सर कहाँ रखे पैसा? 10 लाख कमाए थे, उड़ा दिए। उड़ा दिए? कहा महाराज कहाँ उड़ा दिए जी? होता है ना। एक आदमी कमाया है 20 रुपया, लेकिन 5 दिन बाद तक उसको हिलने नहीं दे रहा है, बढ़िया बड़ा मैटर में दूसरे से खर्चा करवा रहा है, तिकड़म लगा दिया है वो। तो काली मिट्टी वही है, मतलब पानी कम एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसके अंदर पानी ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है। इसका मतलब भारत में जितनी भी मिट्टी है, सब मिट्टी पानी कुछ न कुछ समय तक तो बना के रखेगी ही। मान लीजिए जलोढ़ मिट्टी में पानी डाल दिए तो कुछ देर तक तो नमी रहेगा ही, धूप पड़ेगा तो बाद में सूख जाएगा भले, लेकिन ऐसे तो मिट्टी में नमी रहेगा ही। लेकिन एक ऐसी मिट्टी है जो धूप पड़े तब भी नमी बना के रखती है, वो है काली मिट्टी। तो लिख लीजिए, ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सर्वाधिक है। आप लिख नहीं रहे वहाँ से, सब बात यही नहीं है, कुछ बात यहाँ से वहाँ भी जा रहा है। काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सर्वाधिक है। ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। ब्लैक सॉइल हैज, फिर नहीं, क्या हिल रहा है? हिल रहा है। मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ड्यू टू दिस रीजन कॉटन ग्रोन स्पेशली इन दिस सॉइल। ड्यू टू दिस रीजन कॉटन ग्रोन स्पेशली इन दिस सॉइल। यही लिखो हिंदी में, यही कारण है कि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है।
कभी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, सीडीएस में मैंने देखा था एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सीडीएस 2012 या 13 नहीं तो 12 से 14 तक वाला क्वेश्चन देखिएगा, मिल जाएगा। सीडीएस साल में 2 बार ना होता है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एक होता है, जब लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब बनते हैं लोग, तो यूपीएससी लेती है उस एग्जाम को, तो उसमें अब 2012 से 14 के बीच वाला एग्जाम देखिएगा, किसी न किसी में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन यही था कि काली मिट्टी में कपास ही क्यों उगाते हैं, कपास और कहीं क्यों नहीं उगाते। पहला ऑप्शन था काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है इसलिए, दूसरा ऑप्शन था काली मिट्टी में कपास के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो होता है इसलिए, तीसरा ऑप्शन था काली मिट्टी में पानी को बनाकर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, सी आंसर होगा, इसीलिए। अब बोलिए कि सर पानी को यदि काली मिट्टी ज़्यादा समय तक बना कर रख रही है तो सर धान को भी पानी चाहिए, तो क्यों ना उसमें धान उगा लें, खाली कपासे का है, कपासो उगेगा और कुछ में धान उगेगा। इसलिए नहीं धान इसलिए नहीं स्टूडेंट, क्योंकि धान जो है मैं बता दूं आपको, धान ये मिट्टी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में पानी को बनाकर, हर मिट्टी में कुछ लेयर होता है, ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर। जितना पुरानी मिट्टी उतने लेयर हो जाते हैं मिट्टी में, और जितना ज़्यादा लेयर उतना ही उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। तो काली मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है ना ए, वहाँ से तो पानी उड़ जाता है। काली मिट्टी में जो पानी को बनाकर रखने की जो क्षमता है ना वो बी लेयर में है, ये में ऊपरी है, ऊपरी लेयर में दरारों पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा दरार पड़ने वाली मिट्टी कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। बड़ा दरार पड़ जाता है काली मिट्टी में, इसलिए काली मिट्टी को कहा जाता है सेल्फ इम्प्लोड लैंड, खुद से जुता हुआ खेत। जूतल नहीं है वो, दरार पड़ गया है, तो लोग क्या समझते हैं कि जोत दिया गया है, नहीं। तो ऊपरी पार्ट में तो दरार भी पड़ जाता है, लेकिन निचला पार्ट से पानी उड़ता नहीं, यानी बी लेयर में पानी होता है, ए लेयर में पानी। तो कपास की जड़ लंबी है, यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन धान की जड़ लंबी नहीं है, इसीलिए धान ना उगाएंगे, नहीं तो बेचारा पानी के लिए तरस जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, सूख साख जाएगा सब। अगर धान की जड़ भी लंबी होती तो उसको उगा लेते। अब बोलेंगे सर कपास में सर पानी वाला बात न है, तो हम बिहारों में उगा लेंगे, पानी देते रहेंगे, उग जाएगा, बिल्कुल उगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन घाटा का सौदा होगा, 2-4 साल में ज़मीन बेचना पड़ जाएगा। बोले काहे सर, पानी देना देंगे, पानी ज़मीन को बेचेंगे, क्योंकि कपास का पौधा टोटल 200 दिन में तैयार होता है। कपास का पौधा कितने दिन में तैयार होता है, टोटल 200 डेज में कपास तैयार होता है। ये सब याद रखना है बात को, ये सब एग्रीकल्चर वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखो अभी से ही। कपास का पौधा कितने दिन में तैयार होता है, 200 दिन में, और 200 दिन में 140 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए, नियम है। अगर लगातार शुरू में उगाए बोए और तब से 140 दिन तक, सुनो बात, पाला समझते हो ना, पाला पड़ गया, ये सुने होंगे, खेती किसानी जुड़े होंगे तो पाला देखे नहीं होंगे। अब पाला दिखाई थोड़ा देता है, उसका असर होता है ना। पाला मतलब फ्रॉस्ट यानी सामान्य तापमान से, जो तापमान है ना गर्मी के दिन में ना, जाड़ा के दिन में जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए तो उसी को पाला बोलते हैं। अब ओस दूसरा चीज़ है, पाला मतलब ठिठुर जाना। नहीं देखते हैं कि मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाता है, पाला मार देता है। डेड बॉडी देखिएगा, यदि आप उस इलाके में कोचिंग चला रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, रोड पे हैं, मतलब उस बांसघाट वाले इलाके में, तो जाड़े के दिनों में जो है ना ज़्यादा लोग मिलते हैं, है ना, लगता नहीं, बुजुर्ग हड्डियां हैं, बुजुर्ग मांसपेशियां हैं, तो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप युवा हैं, आप उस एनर्जी है, तो आप ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं, बस इतना ही अंतर है। ज़्यादा उनको ठंड नहीं लगता, उनको ठंड नहीं लगता तभी तो मार देता है ठंड, क्योंकि आप बाल बच्चे हैं, बचपन में आपको पाल पोस को बड़ा किए, ठंड से आपको बचाए, और उनके ठंड के लिए बचाने के लिए कोई आपने उपाय नहीं किया। पता चला कि अपने रूम में रूम हीटर लगाए हैं और उनके नीचे बोरसी रख दिए हैं, वो मिट्टी वाला बना के पकड़ लिया नीचे से खटिया। अब बुजुर्ग जो है रात में आप उधर अपने बाल बच्चे के साथ एक अलग कमरे में सैंताए हुए थे, अब बुजुर्ग के एक अलग कमरे में बंद कर दिए थे, वो बेचारे कंप्लीटली जल गए, है ना। हाँ जल गए, ऐसा मैंने सुना है। अब पड़ोस से बाबूजी बोरसी में जल गए, अब जल गए, क्या करें हम। एक्चुअली मारना ही चाहता था व्यक्ति कि बहुत बोझ हैं जी, जल्दी निकल जाए तो बेहतर है, चलिए भगवान ने बुला लिया। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि
जो खाट होता है, पुराने ज़माने में जो खाट होता था बिना हुआ, उसका रस्सी कभी कभी नीचे तक लटकता रहता था कभी कभी, और वो पकड़ लिया तो पूरा पकड़ लिया। वही बात है, सोइएगा तो आप इस चीज़ को भी नहीं जानते हैं। अब तो रूम हीटर का प्रचलन सब जगह हो गया। मैंने ऐसा होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था, बहुत कुछ। अच्छा, आपके मैंने कभी सुना है ऐसा, मैंने कि उनका जो है जल गए पूरा। आपने जलते भी देखा है? वो तो है ही। जैसे कपड़ा आपका है, रात में सोए हैं, आपका कपड़ा नीचे लटक रहा है, तो अभी उसमें चला गया और पकड़ते पकड़ते ऊपर तक आ गया। ऐसा होता है। यहाँ तक कि मच्छर वाला क्वाइल से भी एक आदमी, तो क्वाइल से हुआ, वैसे उसमें पूरा आग रखे हैं डिब्बे के अंदर आप खुला, ताकि गर्मी करे, तो उसमें तो होगा ही। तो इस चीज़ों मैंने अपने बुजुर्गों का आप ख्याल रखें। मेरा कहना ये है कि पाल पोस करके वो बड़ा किए, आपके पूरे ठंड का ख्याल रखिए। बाबू को कहीं ठंड न लग जाए, मैया को कहीं ठंड न लग जाए। अब बाबू मैया क्या कर दिए, उनको एक अलग कमरे में बंद कर दिए, है ना। महिलाएं के बारे में कहा जाता है कि पत्नियां जो है पति के साथ एकदम छैले रख देती है शर्त कि हम तभी रहेंगे जब या तो माँ बाप रहेंगे तुम्हारे साथ, या तो मैं रहूँगी। ये नहीं जानते पति आज तुम्हारे साथ रहने लायक तभी हुआ है क्योंकि ये थे बुजुर्ग, नहीं तो पति तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं रहता, बचपन में मर गया होता यदि ये दोनों बुजुर्ग नहीं होते तो, माता पिता। तो मान रहे कि नहीं मान रहे बात? वो महिला इस बात को सोचती नहीं है और सीधे फरमान जारी करती है, ये पति जो इतना बड़ा हो गया, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तुम्हारे साथ रहने लायक, वो आदमी बड़ा हुआ किसके दम पर? उसी माता पिता के दम पर। इस बात को सोचना है। इसलिए बुजुर्ग का आदर करना है। घर का बुजुर्ग हो, बाहर का बुजुर्ग हो, सबका आदर करना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। वो जो राय आपको देंगे जीवन में बहुत कीमती राय होगा, अनुभव से देंगे। जहाँ जहाँ वो फेलियर किए होंगे या कोई समस्या उसी टाइप का उनके ज़माने में आया होगा, उन्होंने हैंडल किया होगा, तो आपको डायरेक्ट बता देंगे ऐसे करो तो तुरंत निकल जाओगे, है ना जी। यही बात होता है। चलिए चलते चलते हम लोग कुछ सामाजिक बातें भी कर लेते हैं, और अच्छा भी ये कर लेना चाहिए, इससे आदमी को कुछ बेहतर संस्कार पहुँचता है। नहीं तो भैया ये कपास क्यों उगाते समझ में आया? धान क्यों नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर है ना? पूरा कंसेप्ट चाहते हैं कि आप दिमाग में एकदम बैठा दें, कोड़ कोड़ करके एकदम डाल दें, उसमें पानी डाल दें, ताकि उसमें से ज्ञान का एकदम पूरा वटवृक्ष पैदा हो जाए जो समाज को छाया प्रदान करे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। 200 दिन में तैयार होता कपास, जिसमें 140 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए। अब घाटा पे बात कर रहे थे। घाटा क्या होगा हमारे यहाँ? अब 200 दिन तक रहेगा वो पौधा, तो 200 दिन तक पानी देते रहिए, और उतना पानी देने में कितना खर्चा आएगा, और वो खर्चा आप मेंटेन करते करते पता चला जितना कि बाबू ने उतना से ज़्यादा झुंझुने हो गया। नहीं तो झुंझुना ज़्यादा महंगा ना हो जाए, तो इसलिए वहाँ उगाई जहाँ मिट्टी में पानी परमानेंट रहता है। अब क्लियर है बात, फंडा क्लियर। तो चलिए, भारत के 15% जमीन पे काली मिट्टी का विस्तार है। महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पठारी क्षेत्र में ये विस्तार इसका है। क्लियर है? लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में जो यहाँ नहीं दिया है, आप अलग से लिख लीजिए। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। हाँ ठीक है, जब हम तो हर जगह कोरिलेट करके लिखवाइए देते हैं बात। नहीं, काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हाँ यस, ये भी बात बताए थे साथ में। भले ही कपास काली मिट्टी ज़्यादा है महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। लिख लिए, सुनो, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार है ज़्यादा, और काली मिट्टी में कपास होता है। लेकिन कपास की अधिक खेती पूछा जाए कहाँ होता है? गुजरात में। कपास के उत्पादन में नंबर 1 गुजरात है, लेकिन कपास के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? गुजरात। और काली मिट्टी का ज़्यादा विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पता है, देखिए, विश्व में अगर कपास की खेती करेंगे तो अमेरिका। काली मिट्टी नहीं थी, कपास की खेती की बात कर रहे हैं। सबसे बेहतर क्वालिटी कपास कहाँ ज़्यादा है? तो मिस्र में सबसे अच्छी क्वालिटी का कपास उगाया जाता है। ठीक है भाई, कुछ ज्ञान बढ़ा। ये सब हम अलग कराएंगे, कौन फसल, उसका उत्पादन में नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, इसका हम एक अलग से लिस्ट या तो देंगे या तो पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? या तो पढ़ाएंगे या तो आपको लिस्ट प्रदान करेंगे, जिसमें आपको देंगे रोज होमवर्क कि 4-5 फसल आप याद करके आइए, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? इधर देख लो, काली मिट्टी में का विस्तार महाराष्ट्र में हो गया सबसे ज़्यादा, और कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में। और सुन लीजिए एक बात और, कपास इसीलिए काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी ही केवल नहीं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं।
इसीलिए काली मिट्टी को लिख लीजिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। हाँ उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं, केला उगा सकते हैं। चलिए अब लिखे रेड सॉइल, लाल मिट्टी। समझ में आ रहा है भाई? सुभाष जी, सुभाष कौन? आप ही सुभाष है ना? सुभाष कौन है? आप सुभाष हैं। सुभाष वो हैं, सूरज हैं, और आप थे सतीश। सतीश अरे हो ही गया। एक दिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया किसी को, तो फोन पे बोले कि आगे कोई बात नहीं। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लाल मिट्टी का रंग लाल लिख लीजिए, किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड लिख लीजिए। और जानते हो जो भी लाल है ना, चाहे लाल ग्रह हो, रेड प्लैनेट की बात करें, मंगल ग्रह, वो भी किससे बना? आयरन ऑक्साइड से। जो भी लाल है सबके नीचे क्या है? आयरन ऑक्साइड। तो लिख लीजिए रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल इज रेड इन कलर, यहाँ लिखा है लोहे का ऑक्साइड, एल्युमिनियम भी वहाँ मिलता है, लेकिन लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। हम बताएंगे क्या क्या मिलता है। आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक, तीनों की अधिकता होती है लाल मिट्टी में। क्लियर है? तो लिखिए इसमें लोहे के ऑक्साइड की क्या होती है? अधिकता होती है। आई तो तकिया कलाम है ही, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी, ये तकिया कलाम में रहेगा सब में। इसको तो रटना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को याद हो गया। इसका विस्तार बोल रहा है कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ज़्यादा है। लेकिन मैं बता दूं इसका विस्तार, एक्सपेंशन जो है, सुन लो ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, इसके बाद बुंदेलखंड। जब हम बुंदेलखंड के प्लेट्यू पढ़ा रहे थे तो बताए थे इस पर लाल मिट्टी का विस्तार है। बुंदेलखंड मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश और एमपी के जो बाउंड्री है ना, उसी को पश्चिमी भाग वाला, उसे बुंदेलखंड बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ विस्तार है लाल मिट्टी का? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बुंदेलखंड। क्लियर है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाल मिट्टी का विस्तार है वो है तमिलनाडु में। तो पहले विस्तार लिखिए, एक बार लिख लीजिए लंबा विस्तार, लिख लीजिए तमिलनाडु, 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 लिख लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, बुंदेलखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब अगर नहीं पता तो एमपी प्लस यूपी, वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी, पश्चिमी एमपी, पश्चिमी यूपी के सीमा पर है। 0 लोग हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है शायद। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? वहाँ दिखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो 0 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है। हो गया? समझ में आया ना? एक बात लिख दो कि इसका सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? देखिए चारे मिट्टी में टाइम लगता है, और कल बाकी हम लोग खत्म कर लेंगे। क्या लिखे? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? मोटे अनाज होते हैं। मोटा अनाज का मतलब ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा को अंग्रेजी में बोलते हैं मिलेट, ज्वार को अंग्रेजी में भी ज्वारे बोलते हैं। ज्वार, मिलेट, दलहन मतलब पल्सेज, वाइल्ड सीड और टोबैको, तंबाकू, ये सब किसमें होता है? लाल मिट्टी में। क्रॉप में आप लिख सकते हैं क्रॉप कौन कौन सा होता है, वैसे मिल जाएगा पीडीएफ, तो पीडीएफ होता है भाई। इंसान लापरवाही कर देता है, पीडीएफ पढ़ नहीं पाता। जितना हार्ड कॉपी पढ़ने में मज़ा है, उस सॉफ्ट कॉपी में उतनी मज़ा नहीं है। आदमी भले ही इसे देखता है, हाँ इसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़िएगा ना तो फिर मज़ा है। इसका प्रिंट आउट निकलवा जरूर लीजिएगा, तब मज़ा है पढ़ने का। लेकिन उसमें मोबाइल में ऐसे करके पढ़, बिना अंडरलाइन के घसड़े मज़े नहीं आता है। जब तक एकदम 3-4 पेन से रगड़ा ना जाए एकदम, तब तक क्या पढ़ाई। हाँ, ज्वार बाजरा, दलहन, तिलहन, दलहन मतलब पल्सेज, वाइल्ड सीड, टोबैको,
आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा टोबैको आंध्र प्रदेश में होता है, पता है ना आपको? टोबैको के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, लिख लो। तंबाकू, ये सब जानते हो क्या? जानते हो तो छोड़ दो। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। और पता है आपको सेंट्रल टोबैको रिसर्च, अच्छा तंबाकू में आंध्र प्रदेश आगे है, और दाल में अब राजस्थान हो गया, पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश दाल में सबसे आगे था भाई। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में, अब इस साल के इकोनॉमिक सर्वे मैंने देखा नहीं है, एक बार देख लूँगा तब बताऊँगा। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे तक क्या था, दाल के उत्पादन में राजस्थान आगे निकल गया था। वैसे मध्य प्रदेश परमानेंट आगे है, अगर आगे होगा तो या तो एमपी या तो राजस्थान है में से कोई एक होगा। आप कर लीजिए, दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य लिख दीजिए, एक राज्य का मत नाम लिखे, दोनों का नाम लिख लीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य, मैंने अग्रणी मैंने सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, दाल का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य लिख दीजिए, कौन है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजस्थान और एमपी है, क्लियर है? समझ में आ गया इतना बात? अब आ जाइए, लाल मिट्टी कितना है भारत में? 18%। लाल मिट्टी का विस्तार भारत में कितना है? 18%। क्षेत्र मैंने अभी बता ही दिया, 2-4 क्षेत्र और लिख दिया है। आगे आइए, फसल भी, फसल में लिख लीजिए, फसल भी हो ही गया लगभग। मूंगफली जोड़ लीजिए उसी में, फसल में मूंगफली और केला जोड़ लीजिए। मूंगफली गेहूँ तो मूंगफली केला गेहूँ तीसी तो तेले में ना आ जाएगा जी, वाइल सीड जब मैंने लिख दिया तो उसी में आ जाएगा। रागी होता है, मोटा अनाज में ही आता है। रागी एक्चुअली ये भी तिलहन में ही, वाइल सीड में ही काम आता है। रागी का तेल होता है। कपास, गेहूं, मक्का। पोषक तत्वों में किसकी अधिकता है बताया हूँ? पोषक तत्व में अधिकता लिखिए किसकी? प्लेंटी ऑफ लिख लीजिए, आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। प्लेंटी ऑफ आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक। अधिकता किसकी होती है? आयरन की, एल्युमिनियम की और जिंक की। आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक की अधिकता होती है। कमी तो जान ही रहे हैं, कमी तो आपको पता है समझ में आया बात? 3 मिट्टी हो गया। कल क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट, हालांकि मेरे क्लास में इतनी बात आता है ना मन में कि जल्दी कंप्लीट तो होगा नहीं, पर फिर भी प्रॉमिस करते हैं कि कल हम मिट्टी कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो ख़त्म कर दें, है ना? उसके बाद एक फेमस और बेहतरीन टॉपिक पे आएंगे, मानसून। ठीक है, मज़ा लीजिए और दबाव में मत पढ़िए। सबसे पहली बात कि जीवन में अगर कोई गार्जियन का भी प्रेशर हो, इस बार ना हुआ तो ये कर देंगे, पुस्तक बुला लेंगे, नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा होता है, तब भी दबाव में ना आइए। हमारा खिलाड़ी है निकोलस पूरन और वीरेंद्र सहवाग, किसी भी डाउन पे उतार दीजिए, वो टेंशन में, या तो 0 पे आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आउट होना दिक्कत नहीं है, उसको बस आएंगे तो हम अपने अंदाज में खेलेंगे। नहीं समझ बात? होता है ना, तो अपने अंदाज में खेलो, नहीं बात बोलते हैं? जब भी पढ़ो तो अपने अंदाज में पढ़ो, दबाव मत, ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। जियो तो अपने अंदाज में जियो। दबाव है जी, ऊपर से है दबाव तो है, आउट हो जाएंगे, बुला लीजिएगा, मन होगा जब इच्छा होगा बुला लीजिएगा ना, लेकिन जितना दिन है हम अंदाज में पढ़ेंगे अपना। ठीक है, दबाव में नहीं है ना, अंदाज में पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। नींद अगर आ रहा है तो थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लेकर सो लेंगे। अब कुछ लोग हैं कुंभकर्णी नींद वाले कि सो गए तो फिर उठाना पड़ेगा, नहीं तो रात हो सकता है, तो ये गलत है ना। आप पढ़ने आए हैं, इतनी तो आपके अंदर होना चाहिए लहजा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, पटना में क्यों आया है, अगले 4 साल बाद क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए, ऐसे पढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। 8 बजे रात में मिलते हैं लाइव क्लास में, ठीक है? उसकी कॉपी बना लीजिएगा।